तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, एक पूरा चैप्टर होता है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का। ओके, तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर क्या है, इसकी डेफिनेशन जाना सबसे पहले जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। तो पहले आप समझ लीजिए, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर ऐसा मीन्स जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, ठीक है, क्रॉप को ग्रो करते हैं ऐसे एरिया में, ठीक है, जो कि इंटायरली यानी पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, रेनफेड कंडीशन के ऊपर, उसे ही हम कहते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी क्रॉप ग्रोन इंटायरली डिपेंडेंट ऑन रेनफेड कंडीशन। ठीक है, इंटायरली डिपेंडेंट ऑन रेनफेड कंडीशन। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जो रेनफेड कंडीशन है, ये ऐसा एरिया होता है, ऐसी कंडीशन होती है जब हम मतलब कि पूरी तरह से रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। यानी कि हमारे क्लाउड्स होंगे और इसके बाद हमारे यहाँ क्या होगी, रेनफॉल होगी। और जब रेनफॉल होगी तो जब उसी रेनफॉल से जो हमें मॉइस्चर यहाँ पे सॉइल को प्राप्त हुआ है, उसी में हम क्या करेंगे, खेती करेंगे, क्रॉप को ग्रो करेंगे, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेनफेड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी रेनफेड एग्रीकल्चर क्या होता है। यानी कि एक ऐसा जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है क्रॉप, हमारी रेनफेड कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और उस रेनफेड कंडीशन में यानी कि वर्षा आधारित खेती ही इसे हम कहते हैं। ठीक है, यानी वर्षा के ऊपर जब पूरी तरह से हमारी खेती डिपेंडेंट होती है, उसे हम कहते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ओके, तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एक्चुअली होता क्या है। अब हम जान लेते हैं जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का एरिया है, लगभग 66% एरिया है इसका। ठीक, कितना एरिया है, 66% एरिया है। ओके, और जो इरिगेटेड कंडीशन का एरिया कितना हो गया, फिर इरिगेटेड एरिया हमारा हो गया जिसमें जो कि हम सिंचाई द्वारा, जहाँ पे सिंचाई के साधन उपलब्ध होते हैं, उस एरिया में खेती करते हैं, तो उसे हम इरिगेटेड एग्रीकल्चर, इरिगेटेड एरिया कहते हैं। यानी कि जो सिंचित एरिया है तो वो है हमारा 33% और 66% हमारा रेनफेड एरिया है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेनफेड एरिया है कितना है, 66%। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, ये इंडिया का डाटा है दोस्तों, इसे हमें याद रखना है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो एक हमारा ओल्ड क्लासिफिकेशन है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का, और एक दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो यूनेस्को के अकॉर्डिंग किया गया है। तो हम दोनों क्लासिफिकेशंस को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ओल्ड क्लासिफिकेशन है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का। ठीक है, तो ओल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है उसे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ओके, ड्राईलैंड, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में समझा मैंने कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर होता क्या। अब इसके टाइप देखेंगे तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं हमारे ओल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, और जो हमारा यूनेस्को ने क्लासिफिकेशन दिया है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को, वो एक अलग है। तो ओल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का पार्ट या टाइप है उसे कहते हैं ड्राई फार्मिंग। ठीक है, यानी यहाँ एग्रीकल्चर था और यहाँ फार्मिंग है, इस चीज को याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तो सेकंड हमारा ड्राईलैंड फार्मिंग। ठीक है, ड्राईलैंड फार्मिंग इज ए टाइप ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ओके, और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट थर्ड क्लासिफिकेशन हो गया, थर्ड टाइप होगा हमारा रेनफेड फार्मिंग। ओके, आज हम इसी क्लासिफिकेशन को अच्छी तरह समझेंगे इन तीनों को, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे यूनेस्को के अकॉर्डिंग ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्राईलैंड फार्मिंग में रेनफॉल कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ जो रेनफॉल होती है, रेनफॉल यानी वर्षा जो होती है यहाँ पे, वो होती है लेस देन 750 mm। ठीक है, तो ड्राई फार्मिंग कितनी रेनफॉल होती है, लेस देन 750 mm होती है। और यहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है ड्राईलैंड फार्मिंग में, तो 750 से
1150 mm। ठीक है, ये डाटा हमें याद रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो रेनफेड फार्मिंग होता है, यहाँ पे रेनफॉल होती है मोर देन 1150 mm। ठीक है, ये हमारा ओल्ड क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रेनफॉल के बाद हम देखते हैं ग्रोइंग पीरियड कितना होता है। ठीक है, ग्रोइंग पीरियड, पहले तो ये जान लेते हैं ग्रोइंग पीरियड होता क्या है। ठीक है, ग्रोइंग पीरियड यानी जो मॉइस्चर है मिट्टी में, इतना मॉइस्चर होना चाहिए, यानी मॉइस्चर कितना है, कितने दिनों के लिए जो मॉइस्चर है क्रॉप को ग्रो करने में सपोर्ट करता है। यानी जो रेनफॉल हो रही है उस रेनफॉल से मिट्टी में इतना मॉइस्चर है कि ये क्रॉप कितने दिन के लिए ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो होता है लेस देन 75 डेज। ठीक है, यानी 75 दिन से कम यहाँ पे ग्रोइंग पीरियड होता है। और ड्राई फार्मिंग में जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो 75 से 120 डेज होता है, 120 डेज होता है। ठीक है, और रेनफेड फार्मिंग में जो ग्रोइंग पीरियड होता है मोर देन 120 डेज, यानी वो 120 दिन से ज़्यादा ग्रोइंग पीरियड होता है। यानी मॉइस्चर इतना रहता है वहाँ पे कि 120 दिन से ज़्यादा हम दिन की क्रॉप को या उससे ज़्यादा क्रॉप को ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो क्रॉप लेंगे उसकी ड्यूरेशन जो होगी 75 से 120 दिन ही होगी, और जो ड्राई फार्मिंग में जो क्रॉप हम लेंगे उसकी ड्यूरेशन होगी 75 दिन से कम। यही होता है ग्रोइंग पीरियड। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ग्रोइंग पीरियड अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप फिर से हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो ग्रोइंग पीरियड के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अभी सॉइल जो होती है कैसे होती है। ठीक है, यहाँ की सॉइल की टाइप क्या होती है। ठीक है, ये सॉइल टाइप कह सकते हैं, एरिया कैसा होता है, सॉइल टाइप नहीं, यहाँ पे एरिया कैसा होता है। ठीक है, एरिया, तो जो ड्राई फार्मिंग का एरिया होगा वो ड्राई फार्मिंग का एरिया होगा एरिड। ठीक है, एरिड रीजन होता है, जैसे कि राजस्थान वाला हो गया एरिया। ठीक है, तो राजस्थान टाइप का जो एरिड एरिया होता है वहाँ पे हम ड्राई फार्मिंग करते हैं, कि ड्राई फार्मिंग एरिया में आता है। और सेमी एरिड एरिया जो होता है किस में आता है, ड्राई लैंड फार्मिंग में। ठीक है, तो ड्राई लैंड फार्मिंग का एरिया क्या होगा, सेमी एरिड एरिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रेनफेड फार्मिंग है उसका एरिया होगा ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड। ठीक, ह्यूमिड एंड सब ह्यूमिड। ओके, तो ये एरिया हो गया हमारा। अलग अलग टाइप के एरिया होते हैं। एरिड एरिया वैसा होता है जो कि सूखा टाइप का एरिया होता है, यहाँ पे एकदम ड्राई मतलब कि सूखी मिट्टी पाई जाती है, या मतलब कि एकदम से डेजर्ट टाइप की सॉइल पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, डेजर्ट एरिया जो होता है। जबकि सेमी एरिड एरिया होता है जहाँ पे थोड़ा बहुत रेनफॉल होती है, यानी मीडियम रेनफॉल होती है, जो कि 75 से 750 से 1150 mm रेनफॉल होगी। और यहाँ पे क्रॉप वगैरह हम ग्रो करते हैं इस एरिया में, उसे हम सेमी एरिड एरिया कहते हैं। ऐसे ह्यूमिड एरिया होता है जहाँ पे लगातार रेनफॉल होती है, यानी कि ज़्यादा रेनफॉल होती है, मोर देन 1150 mm होती है रेनफॉल। ठीक है, अगला हम पॉइंट देखते हैं इसी में। अब यहाँ पे देखते हैं कांस्टेंट क्या क्या होते हैं, यानी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या क्या हमें चीज़ों का ध्यान रखना। तो पहली बात तो यहाँ का जो कांस्टेंट है प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, यहाँ पे लंबे समय के लिए सूखा होता है यहाँ पे। ठीक है, क्रॉप पीरियड के दौरान, यानी क्रॉप जब हम क्रॉप ग्रो कर रहे होते हैं, जैसे हमने क्रॉप ग्रो किया तो क्रॉप हमारी 0 से कितने दिन की है यहाँ पे, सपोज दैट हमारी 75 दिन की क्रॉप है, हमने मूंग लिया। ठीक है, तो जो मूंग क्रॉप होती है, मूंग हमारी जो होती है ग्रीन ग्राम होती है, वो मतलब कि बीच में यहाँ पे रेनफॉल होगी नहीं बीच में ड्यूरिंग, या मतलब ऐसा चांस होगा, ऐसी टेंडेंसी होती है कि बीच में रेनफॉल नहीं होगी इसके फसल के दौरान, और उस दौरान क्या होगा यहाँ पे सूखा की कंडीशन होती है, यानी ड्राई स्पेल होता है। तो यहाँ पे मेजर कंसेप्ट क्या हो गया, प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल। ठीक है, प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल, इसे कहते हैं हम ड्राई स्पेल। ठीक है, सूखा वाला एरिया होता है या सूखा वाला टाइम होता है। ओके, यहाँ पे भी ड्राई स्पेल होता है ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड। ठीक है, ड्राई स्पेल ड्यूरिंग क्रॉप पीरियड होता है यहाँ पे, बट इन दोनों में अंतर ये होता है कि यहाँ पे जो क्रॉप फेल्योर मोस्ट कॉमन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉप फेल्योर यानी क्रॉप के फेल होने के चांस ज़्यादा होते हैं, बहुत कॉमनली, मतलब लगातार क्रॉप फेल होती रहती है यहाँ पे। तो क्रॉप फेल्योर इज मोर कॉमन। ठीक है, यानी कॉमनली क्रॉप फेल्योर यहाँ पे होती रहती है, बट यहाँ पे जो क्रॉप फेल्योर होती है लेस, यानी कि यहाँ पे क्रॉप फेल्योर कम होती है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉप फेल्योर नहीं होगी, ड्राई स्पेल होगा लेकिन कम टाइम के लिए ड्राई स्पेल होगा। ठीक है, और क्रॉप फेल्योर के चांस होते हैं पर कम होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, क्रॉप फेल्योर नहीं होती है। ठीक है, तो क्रॉप
फेल्योर के चांस जो होते हैं वेरी लेस होते हैं, ठीक है, बहुत कम होते हैं क्रॉप फेल्योर के चांस। तो मैं आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे क्रॉप फेल होने के चांस कम होते हैं। यहाँ पे ड्राई स्पेल नहीं होता है, यानी कि लगातार बारिश होती रहती है, ह्यूमिड एरिया होता है, सॉइल में मॉइस्चर बना रहता है इस एरिया में, जो कि कौन सा एरिया था हमारा, रेनफेड फार्मिंग का एरिया था, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रखेंगे। अब जिस तरह से मैं पॉइंट वाइज आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगला पॉइंट होता है कि आप हमें क्या मेजरमेंट लेना होता है। तो मेजर क्या हम लेते हैं यहाँ पे, मेजर हम लेंगे यहाँ पे सॉइल का कंजर्वेशन करना होता है, यहाँ पे सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है। यानी क्यों करेंगे मॉइस्चर कंजर्वेशन, ताकि हम यहाँ पे लंबे अवधि के लिए, या कि मतलब जब ड्यूरिंग द हमारा ड्राई स्पेल के दौरान हम क्या कर पाए, मॉइस्चर अगर हमारे पास कंजर्व होगा तो हम इसमें हम लाइफ सेविंग इरिगेशन यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो हम क्रॉप को जीवित रख सकते हैं लाइफ सेविंग इरिगेशन देके। लाइफ सेविंग इरिगेशन ऐसी इरिगेशन होती है जब हमारी क्रॉप फेल्योर होने वाली होती है, यानी क्रॉप सूखा की स्थिति में जाती है, उस दौरान जब हम पानी देते हैं, वाटर देते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लाइफ सेविंग इरिगेशन। यहाँ पे भी क्या होता है, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन करेंगे, ठीक है, कंजर्वेशन करेंगे। बट एक चीज यहाँ पे याद रखना, अगर ब्लैक सॉइल हमारी, कौन सा सॉइल है, ब्लैक सॉइल अगर सपोज दैट, ठीक है, तो ब्लैक सॉइल में हम क्या करते हैं, ड्रेनेज की व्यवस्था करते हैं, ठीक है, ड्रेनेज करते हैं। ड्रेनेज मतलब कि जल निकास की व्यवस्था हम करते हैं, ठीक है। अगर ब्लैक सॉइल है, यानी कि अगर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या ड्राईलैंड फार्मिंग के अंतर्गत जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन, अगर वहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जा रही है महाराष्ट्र रीजन में, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, ड्रेनेज की फैसिलिटी हमें करना रखना पड़ेगा। अगर हम ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं रखेंगे ब्लैक सॉइल में, तो क्या होती है, ब्लैक सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। और श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी की वजह से इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे क्या होता है, जल्दी से मिट्टी, जैसे ही पानी आए मिट्टी क्या होती है, फूल जाती है, और फूलने के बाद इसका जो इन्फिल्ट्रेशन होता है वाटर का, रिड्यूस हो जाता है इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे कि पानी भर जाता है और हमारी एग्रीकल्चर ऑपरेशन करने में बाधा उत्पन्न होती है। इसीलिए हम ब्लैक सॉइल कंडीशन में क्या करते हैं, ड्रेनेज फैसिलिटी हम रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करना होगा, एक्चुअली ये रेनफेड एरिया है, रेनफेड फार्मिंग है, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल ऑलरेडी हो रही है, मोर देन 1150 mm। इस कंडीशन में हमें ड्रेनेज फैसिलिटी रखना पड़ेगा, यानी कि ड्रेनेज की व्यवस्था हमें यहाँ पे रखनी है, चाहे सॉइल कोई भी हो, ठीक है, एनी सॉइल, यानी कोई भी सॉइल हो, यहाँ पे ड्रेनेज की फैसिलिटी रखेंगे, ओके। तो इस तरह से हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु को समझा, जाना, और हम 3 टाइप की जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर उसके बारे में समझा, जो कि हमारा ओल्ड क्लासिफिकेशन था। इसके बाद हम देखेंगे अगले क्लास में यूनेस्को का क्लासिफिकेशन, ठीक है। यूनेस्को क्लासिफिकेशन हम देखेंगे कि मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, ओके। तो इससे हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। शॉर्ट में हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखा जाता है, क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कैसा एरिया होता है, जो कि रेनफेड कंडीशन में जो हम फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस करते हैं। रेनफेड कंडीशन क्या होती है, जो कि वर्षा आधारित होती है, यानी कि हमारे क्लाउड्स के माध्यम से रेनफॉल होगी वहाँ पे, और इस ये जो मॉइस्चर यहाँ पे हमारा कंजर्व हुआ, इसमें जो हम फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं इसके द्वारा, इस मॉइस्चर में, उसे ही हम क्या कहते हैं, रेनफेड एग्रीकल्चर कहते हैं। हमारे इंडिया में जो रेनफेड एरिया है या रेनफेड कंडीशन का एरिया है लगभग 66% है, और बचा हुआ जो एरिया होगा 66% के बाद 33% वो हमारा इरिगेटेड एरिया होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन दोनों पूछे जाते हैं कि इंडिया में इरिगेटेड एरिया कितना और रेनफेड एरिया कितना है। नेक्स्ट हमने देखा था ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इसके हिसाब से हमने 3 भागों में ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को डिवाइड किया। पहला है ड्राई फार्मिंग, दूसरा था ड्राईलैंड फार्मिंग, और तीसरा था हमारा रेनफेड फार्मिंग। तो ड्राई फार्मिंग में क्या क्या होता है, पहला हमारा यहाँ पे 750 mm से कम रेनफॉल होती है। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है 750 से 1150 mm होती है, और यहाँ पे रेनफॉल होती है मोर देन 1150 mm। ये सारे डाटा यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है वाली हमारी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल हमने जो बनाया है, इसको आपको याद रखना है। दूसरा, ग्रोइंग पीरियड कितना होता है, लेस देन 75 डेज होता है। यहाँ 75 से 120 दिन होता है, और यहाँ पे मोर देन 120 डेज होता है। तीनों ही क्वेश्चन यहाँ पे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट एरिया जो होता है इसका एरिड एरिया होता है, यानी कि राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया किस में आएगा, ड्राई फार्मिंग में आएगा। और सेमी एरिड एरिया जो होता है जैसे कि महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो सेमी एरिड एरिया वो भी किस में आता है, ड्राई लैंड फार्मिंग में आता है, ठीक है। और ह्यूमिड और सब ह्यूमिड एरिया आता है रेनफेड फार्मिंग में, ओके। तो ऐसे हमें याद रखना है तीनों एरिया किस तरह एरिया में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल होता है ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड, यानी क्रॉप पीरियड के दौरान क्या होता है, लंबे अवधि के लिए सूखा आने के चांस रहते हैं। और यहाँ पे मोस्ट कॉमन होता है क्रॉप फेल्योर होना, यानी क्रॉप फेल होना यहाँ पे कॉमन है, हो जाती है क्रॉप फेल यहाँ पे, इसको भी हमें याद रखना है थोड़ा सा। जबकि यहाँ पे क्या होता है ड्राईलैंड फार्मिंग में क्या होता है कि ड्राई स्पेल होता है क्रॉप के दौरान, लेकिन जो क्रॉप फेल होने के चांस लेस फेल होने के चांस होते हैं, ठीक है। यानी क्रॉप फेल बहुत ही रेयर केस में होती है क्योंकि थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह जाता है। लेकिन यहाँ पे जो क्रॉप फेल होती है, यहाँ होती नहीं क्रॉप फेल, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल होती रहती है लगातार। और क्या कंट्रोल मेजर यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि यहाँ सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन करते हैं, ताकि मॉइस्चर जो हमने यहाँ पे कंजर्व किया है, कंजर्व मॉइस्चर का यूज कर सकें, ठीक है। कहाँ पे यूज करेंगे इस कंजर्व मॉइस्चर का, लाइफ सेविंग इरिगेशन के लिए, ठीक है, लाइफ सेविंग इरिगेशन, ओके। और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे अगला जो हमारा रेनफेड ड्राईलैंड फार्मिंग था, इसमें हम क्या करते हैं, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस करते हैं। बट अगर हमारी ब्लैक सॉइल है, कौन सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ड्रेनेज की फैसिलिटी अवश्य करेंगे, क्योंकि जो ब्लैक सॉइल होती है श्रिंकिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी फूल जाती है, स्वेलिंग होती है, यानी श्रिंकिंग मतलब कि सिकुड़ जाना जल्दी से, और स्वेलिंग मतलब जल्दी से फूल जाना, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, श्रिंकिंग स्वेलिंग वजह से पानी भर जाता है, क्योंकि इनफिल्ट्रेशन हमारा कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस होती है उनको करने में प्रॉब्लम्स आती है। इसीलिए हमें यहाँ पे ड्रेनेज करना चाहिए ब्लैक सॉइल में। और यहाँ पे ड्रेनेज हम सारी सॉइल में करेंगे, यानी यहाँ पे ड्रेनेज तो मस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हमें याद रखना है सारे डाटा को, और मैं आशा करता हूँ आपको हमारी बातें समझ में आई होगी अच्छी तरह से। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।